हेलो स्टूडेंट। माई सेल्फ है लीलम चंद्राकर। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन को। तो रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है जहाँ पर कोई बड़ी एक्टिविटी हो रही हो, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, जैसे डैम बन रहा है या रोड बन रही है या कहीं पर कोई ब्रिज वगैरह बन रही है। तो इस तरह की कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही है, उससे वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है, उनको रिहेबिलेट करना पड़ता है, उनको रीसेटलमेंट करना पड़ता है। तो इसी के बारे में हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये कि रीसेटलमेंट क्या होता है। तो रीसेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जो पीपल जहाँ एक किसी जगह पे रह रहे थे और वहाँ पर कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिसकी वजह से अब वो वहाँ नहीं रह सकते, वहाँ पर से उसे किसी दूसरी जगह पर ले आकर के उनकी लाइफ के लिए जो भी चीज़ें हैं उन्हें अवेलेबल करानी पड़ेगी, तो उसे हम बोलते हैं रीसेटलमेंट। यानी किसी एक जगह पर जो लोग रह रहे थे, अब वो वहाँ अपनी जो लाइवलीहुड है वो नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ पर जो सारा कॉसेस है वो ये हो रहा है कि वहाँ किसी चीज़ या किसी एक्टिविटी की वजह से उनकी लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है और वहाँ से ले आकर उसे हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उनको हम बोलते हैं रीसेटलमेंट। उसके बाद है रिहेबिलिटेशन। अब रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है? तो रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी वजह से जो भी नुकसान हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, लोगों को या फिर जो अदर एनिमल को जो वहाँ पर है, तो उनको ले जा कर के किसी और जगह पर रखना है या फिर उसे ही उसी रूप में ले आकर के रखना पड़ेगा। जैसे कि किसी का मान लो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी वो ख़त्म हो गई, तो हमें दूसरी जगह नेचुरल एक्टिविटी के लिए या तो लैंड देनी पड़ सकती है या कंपनसेशन देनी पड़ सकती है, ठीक है। और उनको रिहेबिलेट कराना पड़ेगा, उसका पुनर्स्थापन कराना पड़ेगा। यानी जो चीज़ पहले था उसे उसी रूप में पहुंचाना जिस रूप में वो पहले था। तो जो वहाँ पर जो भी व्यक्ति है या जो भी लिविंग है या जो भी कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसका नुकसान हुआ है, उसको उसी स्थिति में हमको ले जा कर के देना है। जैसे कि मान लीजिए हम रोड बनाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, तो पेड़ों को हमें फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये है रीसेटलमेंट। या फिर डैम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ का फॉरेस्ट का एरिया ले लेते हैं, तो जितने भी फॉरेस्ट कटेंगे उन पेड़ों को हमें लगाना भी पड़ेगा। इसी को रिहेबिलिटेशन कहा जाता है, ठीक है। अब रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्यों किया जाता होगा, इसके लिए हमने केस स्टडी ली है। जैसे कि मान लीजिए हम डैम का एग्जांपल लेते हैं, तो जब भी डैम बनता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को रिहेबिलेट करना पड़ता है, उसका रीसेटलमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर डैम बनता है वहाँ पर बड़े एरिया में पानी भर जाता है, तो वहाँ पर वो अपनी लाइवलीहुड नहीं चला सकते, अपनी लाइफ वो नहीं चला सकते, उनको ले आकर के किसी दूसरी एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसको हम रीसेटलमेंट कहते हैं। और इस उसके लिए जो भी चीज़ अवेलेबल कराई जाएगी उस एरिया में उनकी रियल कंडीशन में लाने के लिए, वो सारे वर्क जो है वो रिहेबिलिटेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर केस स्टडी में एक एग्जाम्पल लिया गया है सरदार सरोवर डैम का। ये एक बहुत बड़ा डैम है जो गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर बना है, और इस डैम के बनने से बहुत सारे फ़ायदे भी हुए। फ़ायदे इसमें हाइड्रो पावर है, इरिगेशन है, वाटर की जो सप्लाई है वो है, तो इन सभी चीज़ों में ये काम आता है। लेकिन इसके बनने के समय बहुत सारे एरिया में पानी भरा होगा, तो इससे बहुत सारे पीपल और बहुत सारे एनिमल को भी इफ़ेक्ट हुआ होगा। साथ ही जो नेचुरल रिसोर्सेज और फॉरेस्ट है उसको भी इफ़ेक्ट हुआ होगा, ठीक है। इनके भी रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम करना पड़ा। तो इसमें हम केस स्टडी देख रहे हैं सरदार सरोवर डैम की, ठीक है। ये जो डैम है वो 53,000 हेक्टेयर
एकड़ का जो एरिया था वो फॉरेस्ट एरिया था जो डैम में गया। ठीक है, कई फॉरेस्ट इसमें डिस्ट्रॉय हुए, साथ ही लकड़ी देने वाले जो पेड़ थे वो भी डिस्ट्रॉय हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट देता है जो कि डैम में चला गया। ठीक है, वहाँ जो एनिमल था उसको भी नुकसान हुआ क्योंकि बड़े एरिया में पानी भर गया था। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे तो हैं, लेकिन जब ये बनता है तो उससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जब भी कोई डैम बनता है तो आसपास का एरिया गवर्नमेंट ले लेती है और उनका फिर बाद में रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन का काम करना पड़ता है। तो सरदार सरोवर जो डैम था उसके कारण गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग 32,684 प्रोजेक्ट जो है वो अफेक्टेड फैमिली थी। मतलब इतने परिवार को उस प्रोजेक्ट का इफ़ेक्ट पड़ा था। इसमें रीसेटलमेंट का जो काम कराया गवर्नमेंट ने वो 3 स्टेट में रीसेटलमेंट का काम हुआ है। वो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यानी ये जो 3 स्टेट थे उनकी फैमिली इससे अफेक्ट हो रही थी। उनके जो लोग थे 3 स्टेट के वो इससे अफेक्ट थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने इन 3 स्टेट के अफेक्टेड फैमिली के लिए रीसेटलमेंट का काम किया। तो गवर्नमेंट की डाटा के अकॉर्डिंग जो गुजरात में फैमिलीज थी वो 4,763 थी। महाराष्ट्र में 4,307 और जो मध्य प्रदेश था उसमें 23,614 जो फैमिलीज थी उनको इस प्रोजेक्ट से अफेक्ट हुआ था। और इसमें जो गांव की संख्या थी जो कि इस प्रोजेक्ट से अफेक्ट थी स्टेट वाइज, तो वो है 1933 और है 178। ठीक है, मतलब 19 विलेज हो गया गुजरात में, 33 हो गया महाराष्ट्र में और 178 जो है वो मध्य प्रदेश में। तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है किसी बड़ी एक्टिविटी का। ठीक है, इसको हमने केस स्टडी के रूप में देखा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद तो होती हैं, लेकिन लोगों को इससे क्या नुकसान होता है और साथ ही इसके लिए रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन भी कराना पड़ता है। ठीक है, तो फ़ायदा तो होता है, साथ ही इससे बहुत सारे पीपल्स या फिर फॉरेस्ट या फिर जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान भी होता है। इसके लिए उनके लिए रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन करानी पड़ती है।